ओके, सो हम लोगों ने ERP इंट्रोडक्शन तो सब लोगों को पता है, ERP प्रोडक्ट्स के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ SAP की। जैसा कि हम लोग का यही टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू SAP। नाउ व्हाट इज SAP? यहाँ पे देखो दे रखा है, SAP इज अ लीडिंग इन ERP पैकेज। अगर हम SAP की बात करें, जैसे कि पीछे के अभी स्लाइड में आप लोगों ने देखा था कि SAP हैज अ 65% मार्केट शेयर। अभी तो और इसका शेयर बढ़ा हुआ है ना? यानी कि अगर जैसे कि मैंने बोला था 100 रुपए की सेल अगर एंट्री कर रहे हो आज पूरे दुनिया में, अगर 100 रुपए का सेल हो रहा है तो अकेले 65 रुपीज की सेल कहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है? SAP सिस्टम में। ओके, अब देखिए बात करते हैं क्या, जैसे कि सबको पता है SAP is a leading ERP package. SAP enable an enterprise to undertake its day-to-day and long-term activities in an effective and efficient way. यानी कहीं ना कहीं हमें SAP क्या करता है, हमें अलाउ करता है किसी भी एंटरप्राइज को, है ना, टू अंडरटेक इट्स डे टू डे एक्टिविटीज। जो भी डे टू डे की एक्टिविटीज होते हैं या फिर लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज होते हैं, उनको इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में करने के लिए हमें क्या करता है, हमें परमिशन देता है, या फिर कह लो हमें वो करने के लिए अलाउ करता है। यूज ऑफ दिस पैकेज मेक इट पॉसिबल टू ट्रैक मैनेज इन रियल टाइम। अगर हम SAP चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने बिजनेस के हर एक रिसोर्सेज को इजीली ट्रैक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो मैन हो, मनी हो, मशीन हो, कुछ भी चीज हो। वो भी कैसे? इन रियल टाइम, है ना? रियल टाइम का एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था। अगर हम रियल टाइम सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो आज के समय में आप लोग भी रियल टाइम सॉफ्टवेयर एक चला रहे हो, जैसे फेसबुक, जैसे व्हाट्सएप, है ना? अगर एक ग्रुप बनाया है उसमें 50 लोग हैं और अगर कोई व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है तो 50 को रियल टाइम पे वो मैसेज मिल जाता है। तो जिस तरीके से आज हम लोग सोशल मीडिया पे रियल टाइम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उसी तरीके से ये जो हमारा है बिजनेस प्रोसेस में सबसे अच्छा एक पैकेज है, जिसमें हम रियल टाइम अपने रिसोर्सेज को ट्रैक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। हम रियल टाइम में अपनी सेल्स, परचेज, प्रोडक्शंस, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इवन दो हमें रिपोर्ट्स भी उसकी प्रॉपरली मिलती रहती है, और जब हमें रिपोर्ट्स प्रॉपरली मिलेंगे तो हम डिसीजंस भी प्रॉपरली ले सकेंगे। तो ये तो था SAP का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग बात करते हैं, इंट्रोडक्शन में ही अभी आगे बढ़ते हैं। तो लिखा क्या है, SAP इज बोथ द नेम ऑफ अ कंपनी एज वेल एज द प्रोडक्ट। अगर हम SAP की बात करें तो SAP देखो, कंपनी का भी नाम SAP है और जो इन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाया है उसका भी नाम SAP है। ठीक है, इट कंप्राइज ऑफ अ नंबर ऑफ इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स। अब अगर हम लोग बात करें SAP, कोई ऐसा नहीं है कि उसमें सिंगल मॉड्यूल है। इट्स अ इंटीग्रेटेड मॉड्यूल कवरिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी अगर हम किसी बिजनेस के बारे में थॉट कर रहे हैं, किसी बिजनेस के बारे में अगर सोच रहे हैं, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट हो सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। कोई अगर बिजनेस होगा तो मे बी परचेज डिपार्टमेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा, HR डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा। तो ये सारे डिपार्टमेंट, इवन दो क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इवन दो हर एक, ठीक है ना, एस्पेक्ट को बिजनेस के कवर करता है। यानी ये सारे के सारे मॉड्यूल SAP में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हमने एक तरीके से ऐसे आप कह सकते हो, अगर आप SAP, कोई भी बिजनेस अगर अपने यहाँ SAP रन कर रहा है तो फिर उसे किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, full form of SAP is what? System, application and product in data processing. This is the full form of SAP. It's a system, S for system, A for application, P for product in data processing. Clear? तो ये इसका फुल फॉर्म है। It was founded in 1972. तो 1972 में इसको फाउंड किया था बाय वॉलन रूथर, होप, हेक्टर, प्लेटनर, हैसो प्लेटनर इनका पूरा नाम है, एंड शीरा। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें, ये 5 लोग थे जिन्होंने मिल करके एग्जैक्टली इस SAP कंपनी की नींव रखी। ठीक है ना? और अगर मैं आपको बता दूं तो ये एग्जैक्टली एक्स एम्प्लॉय ऑफ IBM थे। IBM कंपनी में उस समय काम कर रहे थे। फिर फाइनली इन लोग को इस तरह के कुछ थॉट्स मिले और फिर इन्होंने IBM कंपनी को टाटा बाय बाय कर दिया, और इन्होंने अपने थॉट से अपने थॉट पे चल करके अपनी कंपनी डिजाइन की, और फाइनली इन्होंने वो सॉफ्टवेयर बना के दिया जो आज के समय में सबसे टॉप ग्रेडेड सॉफ्टवेयर है बिजनेसेस हाउसेस के लिए।
अब हम बात करेंगे बिफोर 1977, 1977 से पहले। इट्स नेम वाज सिस्टम एनालिसिस एंड प्रोग्राम। क्लियर? तो 1977 से पहले इसका नाम क्या था? सिस्टम एनालिसिस एंड प्रोग्राम था। आफ्टर 1977, है ना, बिफोर 1977, और 1977 से इसका नाम क्या हो गया? चेंज होके सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग हो गया। ठीक है, यहाँ तक के टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत? प्रिया? नहीं सर। ओके, नाउ अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एसएपी की। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एसएपी अगर हम लोग डिस्कस, जैसे कि अभी उसी में चल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ये भी समझना होगा, हम लोग जो इस समय जो काम कर रहे हैं एसएपी में वो है R3। यानी इस समय जो हम लोग बात करें तो R3 दैट मीन्स रियल टाइम 3 टायर आर्किटेक्चर पे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। जो एसएपी जो सिस्टम हमारा वर्क कर रहा है ना, पहले R2 सिस्टम चलता था, इस समय R3 सिस्टम चलता है। R3 का फुल फॉर्म है R फॉर रियल टाइम, 3 फॉर 3 टायर आर्किटेक्चर। अब 3 टायर का मतलब क्या होता है? 3 टायर का मतलब होता है इसमें 3 लेयर होते हैं। जब हम सिस्टम एसएपी पे काम कर रहे होते हैं ना, तो एसएपी सिस्टम बेसिकली इसमें 3 लेयर वर्किंग होती है। सबसे पहला होता है फर्स्ट लेयर इज प्रेजेंटेशन लेयर। फर्स्ट लेयर को हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर कहते हैं, जिस पे हम लोग वर्किंग करते हैं। अगर आप भी कल को एसएपी में कहीं जॉब कर रहे हो एज एन इंडी यूजर या कंसल्टेंट, कहीं भी आप काम कर रहे हो, तो आप लोग कौन से लेयर को चलाओगे? आप प्रेजेंटेशन लेयर को रन करोगे। अगर आप लोग टैली या कोई और सॉफ्टवेयर आप लोग रन करते हो, तो जिस सॉफ्टवेयर पे आप, जहाँ पे आप जा करके गेटवे ऑफ टैली या जो भी हो, जहाँ पे भी जाके आप वर्किंग कर रहे हो ना, क्रिएट ट्रांजेक्शन कर रहे हो, मास्टर्स क्रिएट कर रहे हो, दैट इज योर बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर। तो यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन लेयर होता है। नाउ सेकेंड लेयर इज एप्लीकेशन लेयर। जैसे कि यहाँ पे देख लो बहुत सारे यूजर्स होंगे, तो प्रेजेंटेशन लेयर तो बहुत सारे लोग यूज कर रहे होंगे, तो प्रेजेंटेशन सर्वर लेयर होता है। सेकेंड नंबर पे एप्लीकेशन सर्वर लेयर होता है। एप्लीकेशन सर्वर लेयर रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन के लिए होता है, एक सर्वर अलॉट किया गया है। यानी कि जो प्रेजेंटेशन लेयर हम लोग जिस एप्लीकेशन से कनेक्टेड काम कर रहे हैं, वो प्रेजेंटेशन लेयर उसी एप्लीकेशन सर्वर से कनेक्टेड होती है। ठीक है, और फिर फाइनली जब हम कोई भी चीज़ वहाँ पे स्टोर करेंगे, फाइनली सारा का सारा जो भी डेटा वर्किंग हम करेंगे, वो फाइनली स्टोर कहाँ होगा? वो होगा डेटाबेस लेयर में। डीबीएस जिसको लिखा गया है, डेटाबेस सर्वर लेयर, दैट मीन्स ये एक जगह सेंट्रली डेटाबेस मेंटेन होगा हमारा। ठीक है, ऐसे होता है। यानी हम लोग जिस सिस्टम को चलाने वाले हैं ना, हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर पे वर्किंग करने वाले हैं। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, मैं ऐसे एग्जांपल तौर पे आपको समझा सकता हूँ। जैसे सपोज करो, आपको पता है कि एसएपी में एफआई मॉड्यूल है, आप लोगों ने एफआई मॉड्यूल में एडमिशन ले रखा है, एफआई एंड सीओ। तो एफआई पे आप वर्किंग कर रहे हो, कोई एमएम मॉड्यूल पे वर्किंग कर रहा है, तो समझ लो ये एमएम मॉड्यूल का प्रेजेंटेशन लेयर है। अब वो जो वर्किंग करेगा वो एमएम मॉड्यूल के एप्लीकेशन सर्वर लेयर में क्या होगा? से कनेक्ट होके काम कर रहा है। और जो एफआई प्रेजेंटेशन लेयर पे वर्किंग कर रहा है, वो किस पे काम कर रहा है? वो एफआई के एप्लीकेशन सर्वर लेयर पे वर्किंग कर रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है? अब ये जो भी वर्किंग करने के बाद फाइनली उसको स्टोर हो रहा है, वो सारा डेटा कहाँ स्टोर है? ये दोनों का ही डेटा एक जगह सिंगल डेटाबेस में मेंटेन हो रहा है, वहाँ पे एक जगह सिंगल जगह पे स्टोर हो रहा है, जिससे कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन सभी को मिलती जा रही है। ठीक, अब सॉल्व होता है। पहले R2 स्ट्रक्चर चलता था। R2 मतलब जिसमें प्रेजेंटेशन लेयर होती थी और सेकंड लेयर था सीधे डेटाबेस लेयर। बीच में ये एप्लीकेशन लेयर नहीं हुआ करते थे। इससे क्या होता था, सारे प्रेजेंटेशन लेयर जो वर्किंग हो रही सीधे डेटाबेस सर्वर लेयर पे, जिससे कि डेटाबेस सर्वर लेयर के ऊपर लोड ज्यादा हो जाता था, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम स्लो चलता था। सिस्टम तो हमारा ERP था, सिस्टम तो हमारा रियल टाइम था, लेकिन स्लो था। आफ्टर इंक्लूडिंग एप्लीकेशन लेयर, एक और सर्वर अलग अलग बनाने से इससे क्या हुआ, हमारी स्पीड फास्ट हो गई। जैसा कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप सभी को देखता हूँ। अगर 2 लेन रोड पे अगर आप गाड़ी चला रहे हो, और अगर आपको 2 लेन की जगह पे 4 लेन मिल जाता है, तो आपकी स्पीड कहाँ बढ़ेगी? 2 लेन पे कि 4 लेन पे? 4 लेंथ पे। 4 लेन पे। तो समझ लीजिए वही सिस्टम हुआ, पहले हम R2 चला रहे थे, अब R3 चला रहे हैं। ठीक है, इसमें और सर्वर की संख्या बढ़ाएगी ताकि स्पीड पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो फाइनली R3 रियल टाइम 3 टायर आर्किटेक्चर का मतलब मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमें थोड़ा सा आर्किटेक्चर समझना होगा एसएपी का। एसएपी का जो आर्किटेक्चर है ना, वो कुछ इस तरह से है, जो आप इस फिगर में देख रहे हो। ठीक है, तो दीज आर जस्ट लाइक MM मॉड्यूल, FI मॉड्यूल, SD मॉड्यूल, PP मॉड्यूल।
पीपी मीन्स प्रोडक्शन प्लानिंग, एसडी मीन्स ओके सप्लाई क्या है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, एफआई मीन्स फाइनेंस है, एमएम मतलब मटेरियल मैनेजमेंट है। तो ये सारे मॉड्यूल और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं एसएपी में, सबको पता है। लेकिन अब ये सारे जो मॉड्यूल्स आप देख रहे हो, है ना, ये सारे मॉड्यूल आखिर में जितने भी एसएपी के सारा जो मॉड्यूल डिजाइन किया गया है, ये किसी लैंग्वेज पे, ये जो सॉफ्टवेयर एसएपी का बना है किसी लैंग्वेज पे बना होगा ना। तो सवाल उठता है वो लैंग्वेज है कौन सा। जैसे आप लोग अगर लैंग्वेज का नाम सुनते हैं तो कौन कौन से लैंग्वेज होते हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, ये सब ना होते हैं, विजुअल बेसिक। तो सवाल उठता है कि एसएपी आखिर में किस लैंग्वेज पे डिजाइन किया गया। तो ये जो पांचों पार्टनर थे फाइनली उन्होंने जब स्टार्ट किया, पहले तो उन्होंने क्या किया, पहले तो उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट किया मार्केट से कि किसको क्या रिक्वायरमेंट है। सर फॉक्स प्रो भी एक लैंग्वेज है क्या? फॉक्स प्रो, फॉक्स प्रो तो आई थिंक वो है, ये डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है क्या सर? मेरे को थोड़ा सा उसकी नॉलेज कम है, जितना था मैंने बता दिया। मेरे को जितने लैंग्वेजेस की नॉलेज थी, जावा था, है ना, विजुअल बेसिक था, फॉक्स प्रो सर में भी सुना डीसीए में सुना सा सर हम नाम है, पढ़े हैं उसको। सुना सुना सा नाम लग रहा है, ठीक है ना। तो मे बी मैं उस पर बारे में ज़्यादा नहीं जानता। तो अब जो देखो यहाँ पे दे रखा है आर्किटेक्चर में, यहाँ पे एप्लीकेशन मॉड्यूल्स आर ऑल रिटन इन एबैप 4। तो यहाँ पे देखो दे रखा है एप्लीकेशन जितने मॉड्यूल ये सब हैं, एप्लीकेशन मॉड्यूल, एमएम मॉड्यूल, एफआई मॉड्यूल, एसडी मॉड्यूल, ये सब किस पे लिखे जा रहे हैं, एबैप पे। एबैप क्या है, इनकी लैंग्वेज है। जैसे कि मैंने बोला था ये जो पांचों पार्टनर थे ना, वॉलन रूथर, होप, हेक्टर, प्लैटनर, शीरा, जब इन्होंने सारा डेटा कलेक्ट किया मार्केट से कि यार किस बिजनेस को, छोटे बिजनेस को, उससे बड़े बिजनेस को और बहुत बड़े बिजनेस को क्या रिक्वायरमेंट है, उनके रिक्वायरमेंट पहले एक टीम बना के मार्केट में भेजा, वहां से उन्होंने रिक्वायरमेंट पता किया, इकट्ठा किया। फिर इन्होंने कहा कि हमारा जो सॉफ्टवेयर होना चाहिए ना, वो हर एक बिजनेस के लिए कॉम्पैटिबल होना चाहिए, हर एक बिजनेसमैन हमारे इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सके। तो उन्होंने सबकी रिक्वायरमेंट को पहले समझा, समझने के बाद उन्हें सॉफ्टवेयर डिजाइन करना था। अब सॉफ्टवेयर डिजाइन किस प्रोग्राम, किस लैंग्वेज पे किया जाए। तो फिर इन लोगों ने उस समय जो एग्जिस्टिंग लैंग्वेजेस थे वो थोड़ा उनको डिफरेंट लग रहे थे, उन्होंने कहा क्यों ना हम लोग अपना खुद का लैंग्वेज डिजाइन करें। तो इन्होंने अपनी खुद की लैंग्वेज डिजाइन की, और उनकी जो खुद की लैंग्वेज थी दैट इज अबैप। और व्हाट इज फोर्थ, इस समय अबैप का 4th जनरेशन की लैंग्वेज चल रही है ना, which is interpreted by basis executables which in turn run on the operating system। अब देखो एक दिक्कत आ गई, अब देखो इन दोनों के बीच में जो देखना, ये तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सपोज तुम विंडोज चला रहे हो या मैक चला रहे हो, कोई भी तुम ऑपरेटिंग सिस्टम की तो नॉलेज है ना सबको, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सब लोग जानते हो, विंडोज है आपका, है ना। इस समय क्या चल रहा है सब बता सकते हो, विंडोज 10 चल रहा है जी। विंडोज 11 भी आ चुका है, पता नहीं, 7 के बाद 8, विंडोज 11 भी 8 आ के चुका है, बाद ठीक है, विंडोज 11 भी आ चुका है। ओके, सो विंडोज, सर बोलिए बोलिए। सर ज्यादा सर पॉपुलर यही बना सर विंडोज 7। विंडोज 7 है, फिर विंडोज 10 है। अब 7 तो पॉपुलैरिटी की बात मत करो, क्योंकि देखो आप लोग ट्रेनिंग ले रहे थे विंडोज 7 पे, ओके, आप लोग विंडोज 7 ज्यादा रन किए हो, इसलिए आपको ज्यादा वो लगता है कि ये ज्यादा पॉपुलर है, बट ऐसा कुछ नहीं है। सर विंडोज 10 विंडो है, विंडो 8 सर, विंडो 8, 8.1 ये बहुत कम लोग यूज करते हैं सर। हाँ, इसलिए क्योंकि उसके बाद तुरंत ही बाद बहुत ही जल्दी विंडोज 10 आ गया, और उससे काफ़ी अच्छी, मतलब एक तरीके से कह दो यूज़र फ्रेंडली, काफ़ी अच्छा लगा लोगों को, इसलिए उसकी तरफ ज़्यादा लोग मूव कर गए, है ना। कुछ कमियां भी होती हैं। अभी जैसे नया लेटेस्ट आया विंडोज 11, तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में है, आपके कंप्यूटर में है, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे को अबैप की लैंग्वेज नहीं समझ में आती, ठीक है ना। अब सो लगता है फिर अबैप कैसे आप रन करोगे ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो दिक्कत ये आई एसएपी के सामने। देन वहां पे जरूरत पड़ी बेसिस की। तो बेसिस क्या है, बेसिस एक तरीके से एक और तरीका है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, अपने एसएपी को हम लोग अपने सिस्टम की लैंग्वेज को समझाते हैं, दैट सॉरी अपनी अबैप लैंग्वेज वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम समझ पाता है। वो किसके जरिए, एक मीडिएटर के जरिए। वो मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर कौन सा है, वो बेसिस है, एक तरह समझ लीजिए मीडिएटर का काम करता है। मैंने इसका एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि जस्ट लाइक
हम लोग अभी सभी लोग जुड़े हुए हैं, प्रिया भी है, मैं भी हूँ, है ना, और सपोज तौकीर भी हैं, तो ये सभी लोग बैठे हुए हैं। अब सपोज करो, जैसे मैंने बोला था, सपोज करिए प्रिया को हिंदी आती है, श्याम मदन को हिंदी आती है, मनोज को हिंदी आती है, तौकीर को हिंदी नहीं आती, ठीक है ना। तौकीर को सपोज करिए हम, जैसे मैंने बोला था तमिल आती है, उसको तमिल लैंग्वेज ही आती है, उसको हिंदी एकदम नहीं समझ में आता, तो मैं उसको कैसे ट्रेनिंग दूंगा? क्यों, उसको कैसे ट्रेनिंग दिया जाए बताओ? तो जाहिर सी बात है, उसको ट्रेनिंग देने के लिए मुझे कोई ट्रांसलेटर चाहिए होगा, सही है कि नहीं सही है? ट्रांसलेटर जो हमारी हिंदी को किस में कन्वर्ट कर सके, तमिल में, और उसे वो अंडरस्टैंडेबल यानी उसको समझा सके। तो वैसे ही समझ लो ऑपरेटिंग सिस्टम और एबैप में, ये समझ लो एबैप है जो कि तमिल समझता है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हिंदी समझता है। अब इन दोनों को बीच में कम्युनिकेशन या फिर कह लो इंटरप्रेटर का काम कौन करता है? ये मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर दैट इज कॉल्ड बेसिस। अब कुछ कुछ समझ में आया? प्रिया, आर यू गेटिंग द पॉइंट्स और नॉट? ओके, सो सारे के सारे जो एप्लीकेशन मॉड्यूल्स हैं दे आर रिटन इन अबैप लैंग्वेज 4th जनरेशन। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जब पे हम लोड करते हैं तो इसमें एक मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर होता है दैट इज बेसिस, जो कि इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। लिखा भी है विच इज इंटरप्रेटेड बाय बेसिस। और अगर बेसिस नहीं होता तो हम इस प्रोग्राम को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन नहीं कर सकते थे, विच इन टर्न टू रन द ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे देखो बेसिस के बारे में। नाउ व्हाट इज बेसिस? बेसिस इज लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर R3। R3 के लिए एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर लो। इट सिट बिटवीन द अबैप 4 कोड, एक तरह से कोडिंग लैंग्वेज है ना अबैप, तो ये इट सिट, ये बैठा होता है। बेसिस कहाँ बैठता है? अबैप 4 कोड एंड कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, ताकि दोनों को दिक्कत ना हो। इट इज नोन एज मिडिलवेयर, इसको मिडिलवेयर भी हम लोग कहते हैं, बिचौलिया हिंदी में, because it sit the middle between the ABAP 4 and operating system. ABAP 4 cannot run directly on the operating system. ABAP 4 जो है ना, इस लैंग्वेज को हम डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन नहीं कर सकते। It requires a set of programs collectively called bases, ठीक, to load, interpret and buffer। तो आपके SAP को लोड होने में, इंटरप्रेट करने में एंड बफर करने में हेल्प चाहिए होती है किसकी? बेसिस की, ताकि इनपुट आउटपुट हो सके। अब बात करेंगे अबैप की। व्हाट इज अबैप? अबैप का फुल फॉर्म दे रखा है, अबैप स्टैंड फॉर एडवांस्ड बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। इट्स 4th जनरेशन। एग्जैक्टली ये कौन सा जनरेशन है? 4th जनरेशन है, ठीक है। ABAP 4 cannot run directly on an operating system. It requires a set of program load, interpret and buffer it। आपको पता है वो कौन से सॉफ्टवेयर की इसको जरूरत होती है? बेसिस की, ठीक है ना। ABAP 4 के बारे में पढ़ लिया। ABAP का फुल फॉर्म ध्यान रहे, एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग है। अब SAP कोर मॉड्यूल्स की बात कर रहे हैं। होने के लिए तो SAP में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, लेकिन यहाँ देखो जस्ट लाइक SD मॉड्यूल दिखा रहा है, कोर मॉड्यूल्स के बारे में, मेन मॉड्यूल्स की बात कर रहा है। SD मतलब सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल्स होते हैं। MM मटेरियल मैनेजमेंट, जिसका सारा काम स्टॉक से रिलेटेड होता है, स्टॉक कंट्रोल करना, स्टॉक मैनेज करना। ओके, नेक्स्ट होता है क्या? प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल, जिसमें हम प्रोडक्शन प्लानिंग कर रहे होते हैं। FI फाइनेंस मॉड्यूल सबको पता है, जिससे हम लोग फाइनेंशियल अपना बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, FI मॉड्यूल्स में आता है CO कंट्रोलिंग, जिसमें हम लोग कॉस्टिंग की बात कर रहे होते हैं, है ना। अबैप मॉड्यूल, अबैप अभी भी पीछे पड़ा, अबैप मतलब यही लैंग्वेज की बात हो रही थी, सॉरी। ओके, तो ये अबैप मॉड्यूल जाहिर सी बात है किन के लिए है? जो प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, MCA BCA के स्टूडेंट्स होते हैं। ओके, HR ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल है, क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल है। ओके, प्लान मेंटेनेंस है, प्लान मेंटेनेंस के बाद प्रोजेक्ट सिस्टम है, एसेट मैनेजमेंट है, और बेसिस मॉड्यूल भी हो। देखो बेसिस भी आपने पढ़ा था ना, बेसिस मॉड्यूल भी है। तो दीज आर द मॉड्यूल्स विच आर एग्जैक्टली डेडिकेटेड, या फिर कह सकते हो इन मॉड्यूल्स को कौन करता है? जो सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट रखते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। हम लोग कौन सा मॉड्यूल पढ़ रहे हैं? हम लोग FI मॉड्यूल, इको फाइनेंस मॉड्यूल, और कौन सा मॉड्यूल कर रहे हैं हम लोग? CO कॉस्टिंग मॉड्यूल कर रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है, व्हाट इज फॉर योर आफ्टर कोर्स? अगर व्हाट इज फॉर यू
आफ्टर कोर्स, अगर तुम कोर्स कंप्लीट करते हो तो उसके बाद तुम्हारा करियर पाथ क्या हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है, छोटा सा चीज है। आफ्टर कंप्लीटिंग अ कोर्स आप क्या कर सकते हो, वन कैन बी एंड यूजर, आप एंड यूजर के लिए जा सकते हो। नॉर्मली किसी भी कंपनी में जब आप एंट्री लेवल करते हो यानी एसएपी में स्टार्ट कर रहे हो, आपको ट्रेनिंग है, आपको बहुत अच्छी है, जाहिर सी बात है आपको एंड यूजर्स बनाया जाएगा। पहले आपको वाउचर एंट्रीज करनी होंगी, है ना। तो वो जो एंट्रीज आप लोग कर रहे हो ना, वो क्या कहलाता है, वो एंड यूजर कहलाता है। फिर होता है फंक्शनल कंसल्टेंट, जैसे आप फीको कंसल्टेंट हो गए। लेकिन फीको कंसल्टेंट बनने के लिए मैंने बोला था बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है। you need lot of experience and lot of knowledge about your finance and CO modules, है ना। या फिर ऐसे कह लो, जब आप हर एक नब्ज से वाकिफ हो जाते हो, जब आप FI फीको के मतलब हर एक नब्ज को समझ जाओगे, देन आप कंसल्टेंट की तरफ जा सकते हो। और आप सभी को मैं बता दूं, कंसल्टेंट की सैलरी बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इंड यूजर की सैलरी में नहीं होती है, इंड यूजर की सैलरी होती है, बट आप कल को जब आप 5 to 7 ईयर एक्सपीरियंस कर लेंगे तो आराम से आप FI कंसल्टेंट के लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। जब उन आपको हर एक एक्टिविटी, हर एक फंक्शन के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा, देन फंक्शनल कंसल्टेंट बन सकते हो। छोटा सा मैं यहाँ पे यूज आपको बता देता हूँ कंसल्टेंट एग्जैक्टली होता कौन है। जैसे सपोज करो FI में 50 लोग वर्किंग कर रहे हैं FI में, अब उसमें उनको कोई प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है ना, फंक्शन को करते समय, चाहे वो ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हो, चाहे वो परचेज कर रहे हो, चाहे वो सेल्स कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उसमें अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी होती है फंक्शनल कंसल्टेंट की, ठीक है। इवन तो प्रोसेस को लेकर के कोई इशू आ रहा है तो उस इशू को भी रिजॉल्व कौन करता है, फंक्शनल कंसल्टेंट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे टेक्निकल कंसल्टेंट होते हैं। टेक्निकल कंसल्टेंट आप समझ गए होंगे कि टेक्निकल कंसल्टेंट मतलब जैसे बेसिस ऐप जिनकी नॉलेज होती है, ये लोग जाहिर सी बात है आगे जा करके टेक्निकल कंसल्टेंट होते हैं। वो टेक्निकल इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं कंपनीज के, मतलब SAP के। एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर जो कि आप सभी को पता है एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्टेड हैं, मैनेजमेंट से कनेक्टेड हैं। खासकर हम लोग बात करें मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग करना है, MIS तैयार करना, इन सब से रिलेशन जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन से, पेपर वर्किंग सारा का सारा करते हैं, वो किस में जाते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफरेंट थिंग। हम लोग का क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग फिलहाल फीको मॉड्यूल कर रहे हैं, और फीको मॉड्यूल में हम लोग जिस कोर्स को कर रहे हैं उसके बाद आप इजिली कहीं भी एंड यूजर पे आप जा सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच की। व्हाट इज प्रैक्टिकल अप्रोच, यानी कि कैसे हम SAP लॉग ऑन करेंगे। तो जब आप लोग SAP लॉग ऑन करोगे, सबसे पहली चीज तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब इस स्क्रीन में देखो ये एक छोटा सा आइकन दिख रहा है आपको, ये SAP लॉग ऑन है। मैं विंडो D दबा के यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, दिस वन इज SAP लॉग ऑन, ठीक है ना। ये SAP लॉग ऑन बटन है, इसी पे हम डबल क्लिक करते हैं, ठीक। इसी पे डबल क्लिक करेंगे, फाइनली ये SAP लॉग ऑन है। ये एक तरह का हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर। ये फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर है, इसके जरिए हम सर्वर से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। मैंने ये पूरी हिस्ट्री इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर ली, लेकिन मैंने एक चीज आप लोग को नहीं बताया। वो क्या नहीं बताया, वो ये नहीं बताया कि एग्जैक्टली SAP जो सॉफ्टवेयर है वो कहाँ का है। SAP एग्जैक्टली जर्मन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, बात समझे, ये जर्मनी का सॉफ्टवेयर है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे वापस आते हैं टॉपिक पे। तो SAP लॉग ऑन पे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, जैसे डबल क्लिक करते हैं देन ये स्क्रीन आती है, SAP NetWeaver, SAP GUI फॉर विंडोज। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका वर्जन दिखा रहा है, कौन सा वर्जन, 7 वर्जन चल रहा है। कॉपीराइट इशू दे रखा है 1993 से लेकर 2015 तक। नाउ नेक्स्ट अगला टॉपिक जो देखिए, अगला है जैसे हम लोग इस पे डबल क्लिक करेंगे फाइनली हमारा ये विंडो खुलता है। इस विंडो में ध्यान रखिएगा, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज होती है यहाँ पे क्लाइंट, देन यूजर ID, देन पासवर्ड, देन लैंग्वेज। लॉग ऑन लैंग्वेज इंग्लिश होगा, ये सबको पता है। और क्लाइंट 800 है यहाँ पे। व्हाट इज क्लाइंट, क्लाइंट होता क्या है जरा समझ लीजिए। SAP में क्लाइंट का मतलब क्या होता है, क्लाइंट इज द हाईएस्ट हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट within a SAP system that contains master record and tables, ठीक है। यानी कि अगर हम हायरार्की की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो क्लाइंट सबसे हाईएस्ट
पॉइंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का, जहाँ पे सारे जितने भी हम मास्टर्स बनाएंगे यानी लेजर्स बनाएंगे, जितने भी टेबल्स क्रिएट करेंगे सब वहाँ पे रहेगा। क्लाइंट इज अ 3 डिजिट न्यूमेरिकल की। क्लाइंट लेवल हमेशा जब भी एसएपी में हम क्लाइंट की बात करते हैं वो 3 डिजिट का होता है फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। क्लाइंट रिप्रेजेंट द कॉर्पोरेट ग्रुप। क्लाइंट बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी कॉर्पोरेट ग्रुप को। यूजर इज रिक्वायर्ड टू एंटर क्लाइंट की while logging on to the SAP सिस्टम। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो मैं न्यू एरा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है न्यू एरा। अब न्यू एरा वांट टू रन SAP, तो हम SAP के पास जाएंगे, टीम के पास जाएंगे, SAP से कहेंगे सर हमें SAP रन करना है। देन क्या करेगी वो, हमें एक सर्वर देगा और हमें एक क्लाइंट बताएगा। एग्जैक्टली SAP कंपनी के लिए, SAP ऑर्गेनाइजेशन के लिए न्यू एरा इज अ क्लाइंट, तो हमें एक क्लाइंट कोड अलॉट करेगा, ठीक है ना। दिस वन इज द क्लाइंट कोड। वो 100 हो सकता है, 800 हो सकता है, जिसपे हम लोग फाइनली वर्किंग करेंगे, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और ले सकते हो आप, जैसे कि सपोज करिए अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, हालांकि बैंक की बात, चलो ठीक है बैंक की बात कर लेते हैं। अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो उसका हेड ऑफिस किधर है, किसी को पता है? मुंबई। मुंबई, बिल्कुल सही। अच्छा, सुगना फूड्स में आप लोग काम कर रहे हो, सुगना फूड्स की हेड ऑफिस किधर है? कोयम्बटूर है ना? तमिलनाडु। हाँ तमिलनाडु, कोयम्बटूर में, ठीक है बिल्कुल सही। तो वहाँ पे हेड ऑफिस है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई भी डॉक्यूमेंट सुगना फूड्स का चेक करना है, कोई भी मास्टर डेटा, जैसे कंपनी का रजिस्टर, मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सब चेक करना है, तो कहाँ पे चेक करेंगे? लखनऊ जाके? नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे के सारे मास्टर्स टेबल्स कहाँ पड़े हुए हैं? वो सारा का सारा हेड ऑफिस है कोयम्बटूर, तमिलनाडु। आप जाइए वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? वैसे ही यहाँ पे क्लाइंट होता है, क्लाइंट कॉर्पोरेट को क्या करता है? रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये हो गया क्लाइंट कोड, हो गया जो कि 3 डिजिट का होता है। इसके बाद यूजर आईडी पासवर्ड, ये हर एक यूजर को मिलती है। जैसे मेरी कंपनी में सपोज करो 2000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो मेरे को 2000 यूजर्स की जरूरत पड़ेगी, और वो 2000 यूजर्स और पासवर्ड वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है जो हैंडल करेगा। ये देखो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, इसको क्या यूजर देना है ये सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, किसका क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्या काम कर सकता है, क्या नहीं काम कर सकता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट तय करेगी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब जैसे हम लोग यहाँ पे किए, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड लॉगिन करते हैं। तो हमने एक यूजर डाल दिया, एक पासवर्ड डाल दिया, इंग्लिश लैंग्वेज सही है। बगल में भी देखो बता रहा है वेलकम टू IDES ECC 6.0। एग्जैक्टली हम लोग जिस सर्वर से कनेक्टेड है दैट इज IDES सर्वर। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IDES सर्वर? एग्जैक्टली इट्स अ टोटली जर्मनी जो सॉफ्टवेयर, सॉरी SAP जो कंपनी है उसने एक IDS सर्वर बना रखा है, जिस सर्वर पे आप डेमोन्स्ट्रेशन ले सकते हो, ट्रेनिंग दे सकते हो, है ना। तो ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए ये सर्वर बना के रखा है। ये रियल टाइम सॉफ्टवेयर ये भी है, बट ये स्पेशली डिवोटेड है किसके लिए? ट्रेनिंग पर्पस से। तो ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन जब ट्रेनिंग देता है तो किस सर्वर पे ट्रेनिंग देता है? IDES पे, ठीक है ना। और ECC 6, ये 6 वर्जन इसका जो है, ठीक। तो इस पे हम लोग बेसिकली ट्रेनिंग लेंगे। अब जैसे हम लोग यहाँ पे देखो यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालेंगे, देन लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही ये स्क्रीन खुल जाती है। अब इस स्क्रीन को पहले समझिए। दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन व्हेन यू लॉग इन इनटू SAP। तो जब आप SAP में लॉगिन करते हो फर्स्ट स्क्रीन खुलेगी। अब इस स्क्रीन को आपको समझना भी जरूरी है। सबसे ऊपर आपको पता है मेनू, एडिट, फेवरेट्स, एक्स्ट्रा, सिस्टम, हेल्प, ये सब आ रहा है। दीज आर कॉल्ड बेसिकली मेनू बार। इनको हम क्या कहते हैं? मेनू बार कहते हैं। नाउ नेक्स्ट सेकंड इज वन इज, यहाँ देखो टिक बना हुआ है यहाँ पे, ये क्या है? दिस वन इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन कोड बॉक्स। ट्रांजैक्शन कोड, जिसको T कोड्स भी कई लोग बोलते हैं, T कोड्स बॉक्स या फिर कमांड बार होता है। यहीं पे सारे के सारे ट्रांजैक्शन T कोड हम लोग रन करते हैं। देन ये सब क्या है? फाइंड बटन बना हुआ है ना। यहाँ सेव बटन बना हुआ है। दीज आर द बटन्स, अलग अलग बटन्स हैं। दीज आर द स्टैंडर्ड टूल बार। इनको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक। डायरेक्ट बटन दिया, यहीं से सेव कर लो, यहीं से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, यहीं से हम लोग न्यू सेशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जहाँ SAP इजी एक्सेस लिखा हुआ है, दिस वन इज व्हाट?
दिस वन इज कॉल्ड एप्लीकेशन टूल बार। ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। दिस वन इज कॉल्ड एप्लीकेशन टूल बार। और ये क्या है, दिस वन इज कॉल्ड फेवरेट मेनू, दिस वन इज कॉल्ड एसएपी मेनू। यहीं पे सारा वर्किंग करना है। नीचे क्या होता है, दिस वन इज कॉल्ड स्टेटस बार। जहाँ देखो दिखा रखा है आपका कौन सा यूजर इस समय लॉगिन है, तो यूजर है और भी डिटेल्स इसमें देख सकते हैं हम लोग। दिस वन इज कॉल्ड स्टेटस बार। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, कंप्लीटेड। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही लॉगिन किया हमने, देखो यहाँ पे ना पाथ में हम गए, हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग पे क्लिक किए और फाइनली अकाउंटिंग के अंदर देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जो हम लोग एफआई मॉडल में हम लोग को फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये सब क्लियर करना है। क्या क्या क्लियर करना है, जनरल लेजर्स, अकाउंट रिसीवेबल्स, अकाउंट्स पेबल, बैंक्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। तो ये स्टडी पूरा करना है हम लोग को। आप देख लो एफआई मॉडल्स में हम लोग को बेसिकली क्या मोटा मोटा पॉइंट पढ़ना है। जनरल लेजर हमें कंप्लीट सीखना है, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, बैंक एंड फिक्स्ड एसेट्स, दीज आर कवर अंडर द किसमें हम लोग कवर करने वाले हैं, एफआई मॉड्यूल में। ठीक, तो आज का जो बेसिकली क्लास था ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन हम लोगों ने क्लास कवर किया। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन पे किया। अब हम लोग को बेसिकली एसएपी के सॉफ्टवेयर पे वर्किंग करना स्टार्ट करना होगा, ठीक है ना। और उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये सीखेंगे व्हाट इज जनरल लेजर, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, बैंक, फिक्स्ड एसेट एग्जैक्टली है क्या, इसमें क्या लर्निंग करनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग का जो इतना टॉपिक है ना, एजुकेशन मोड होता है। क्या कह रही हैं? हाँ बोलिए बोलिए। जैसे टैली का होता है, इसका भी एजुकेशन मोड होता होगा ना? नहीं सॉरी, ये चीज बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग में घूमता है कि क्या एसएपी का भी कोई एजुकेशन वर्जन होता है। नहीं, प्लीज, एसएपी का कोई एजुकेशन वर्जन नहीं है। ये एग्जैक्टली उनका रियल टाइम सिस्टम है। उन्होंने अपना सर्वर आपको दे रखा है, ठीक है, आप इस पर ट्रेनिंग लीजिए, ठीक है ना। तो ये सर्वर है आपका रियल टाइम सॉफ्टवेयर जिसपे आप वर्किंग करके आप सीखते हो, ठीक। और ये सॉफ्टवेयर जी मैं सर। ही आपको एक्सेस करा दूंगा और इस पे आपको यूजर्स भी आपको अलॉट करूंगा। जिस यूजर आपके सभी सारे कैंडिडेट्स को अलग अलग यूजर आईडी मिलेगी, पासवर्ड मिलेगी, उस पर आप वर्किंग करोगे, ठीक है ना। ओके सर।